हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में और इसके बिहाफ पे मटेरियल्स का 3 तरह से कैटेगराइजेशन होता है, उस कैटेगराइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सेटअप, इसके अंदर क्या है, ये वायर है, ऊपर से बंधा हुआ है और नीचे हमारे पास एक सेटअप है जिसमें आप यहाँ पे वेट्स डाल सकते हो और आप इधर इसका एक्सटेंशन मेजर करो यूजिंग अ स्केल। ठीक है, सिंपल सा सेटअप है। अब क्या है, आपके पास दो चीजें यहाँ पे कि यहाँ पे आप वेट डालते जाओगे और एक्सटेंशन मेजर करते जाओगे, लेकिन आप लोड क्या कर रहे हो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ कि आपका लोड की वजह से लोड से क्या लगेगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स से क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। और इक्विलिब्रियम में आपका डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका लोड कहीं ना कहीं लिंक्ड है किससे, आपका स्ट्रेस से। और चेंज और इसका लेंथ में जो चेंज में करेंगे हम, तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ क्या आ जाएगा, आपका स्ट्रेन। समझ में आ गया। तो आपका लोड से तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेस, और आपका एक्सटेंशन से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेन। ये आपको पता लग गया। तो आप इसको प्लॉट करोगे। तो ई पॉइंट तक आपने देखा कि आप सपोज करो कि 100 ग्राम वेट डाला तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मान लो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आया, तो अगले 100 ग्राम के लिए भी 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आएगा, अगले 100 ग्राम के लिए भी 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आएगा। तो इस प्लॉट का और इस लीनियर बिहेवियर का यही मतलब है कि ओ ई तक आपका जो एक्सटेंशन है वो आपका यूनिफॉर्म है और आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ये कैसे पता लगा, ये देखिए, आपको पता है, सपोज करो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू mx, है ना। y को मैं मान लेता हूं स्ट्रेस और x को मान लेता हूं स्ट्रेन। अब बताइए y इक्वल टू mx किसकी इक्वेशन होती है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो ध्यान से मतलब ध्यान करना कि y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फर्स्ट चीज आपने कंक्लूड कर ली। दूसरी चीज क्या थी, देखो, ये जो आपने पढ़ा था, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये आपने किसके अंदर पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने हुक्स लॉ के अंदर। तो आपका क्या है कि ओ ई तक आपका ये किसको ओबे करेगा, हुक्स लॉ को। तीसरी चीज हम देखते हैं कि ई तक आप अप टू ई पॉइंट आप वेट को अगर हटाओगे तो वापिस से अपनी शेप में आ जाएगा। ओ पे ओ क्या बता रहा है, देखो ये एक्सटेंशन आ रहा था, इधर क्या आपका एक्सटेंशन, ठीक है, और वापस अपने वेट जीरो कर दिया तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन भी जीरो हो गया। एक्सटेंशन जीरो का मतलब क्या है कि वायर आपका जितनी लेंथ थी ना उतनी पे वापस आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वायर रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ कंप्लीटली। ठीक है जी, इसलिए हम इस रेंज को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक रेंज या परफेक्टली इलास्टिक रीजन। तो ओ ई आपका क्या है, परफेक्टली इलास्टिक रीजन। तो आई होप आपको यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बियॉन्ड ई क्या होगा। देखो, ये तो आपको दिख रहा था कि मान लो यहाँ पे इतना सा वेट डाला तो इतना सा एक्सटेंशन आया, इतना सा वेट आया इतना सा एक्सटेंशन आया, तो हर बराबर वेट के लिए आपका बराबर एक्सटेंशन आता जा रहा था। लेकिन ई के बाद क्या होगा, आपने थोड़ा सा वेट डालोगे तो आपका एक्सटेंशन इतना ज्यादा आएगा। इस चीज का मतलब क्या है, और ये कहां तक हो रहा है, अप टू वाई। आप ये चीज नोट करोगे कि थोड़े से वेट के लिए आपका एक्सटेंशन ज्यादा आ रहा है, तो ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो देख, इसके अंदर होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर वेट हटाओगे ना वापस, तो आपका वायर वापस तो आएगा लेकिन 100% अपनी पूरी लेंथ रीगेन नहीं कर पाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो आपका रीजन है दैट इज पार्टली इलास्टिक एंड पार्टली प्लास्टिक। देखो, इलास्टिक का तो मतलब क्या है कि वो रीगेन कर ले, है ना, और प्लास्टिक का मतलब क्या है, वो अपनी शेप, मतलब परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है कि जिस शेप में छोटा उसी शेप में रह गया, है ना, 100% डिफॉर्म्ड रहेगा, जैसा आपने बनाया वैसा ही रह गया। तो इस शेप में क्या बोल रहे हैं कि पार्टली इलास्टिक पार्टली प्लास्टिक। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो वापस भी आ गया और 100% वापस भी नहीं आया। इसका मतलब आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से आपकी बॉडी डिफॉर्म्ड रह गई। मान लो 1 मीटर का वायर था तो आपने यूं खींच के वापस लाया ना, तो 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा उसकी लेंथ भी बढ़ गई और कुछ वो वापस भी आ गया। समझ रहे हो ना कि आपका उसका इलास्टिक नेचर भी आ रहा है और यहाँ पे उसका प्लास्टिक नेचर भी आ रहा है। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक होता तो क्या होता कि जितना खींचते उतना ही रह जाता, परफेक्टली इलास्टिक होता तो खींच के वापस लाते, खींच के छोड़ते तो वापस आ जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई के बाद क्या होता है, तो हम इसको रब कर। हाँ जी, तो अब तक हमने दो रीजन के बारे में स्टडी कर लिया था। फर्स्ट वन वाज अप टू ओ ई एंड सेकंड वन इज अप टू वाई। तो देखिए, फर्स्ट रीजन हमने क्या देखा था
कि ई तक आपका मटेरियल अपनी शेप रिगेन कर लेता है और आपका मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक रहता है। ई टू वाई आपका मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक नहीं रहता है, पार्टली इलास्टिक प्लस पार्टली प्लास्टिक रहता है। आपका इस रीजन के अंदर अगर किसी भी पॉइंट से वापस लाओगे तो उसकी लेंथ बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपका 100% आपकी शेप रिगेन नहीं करेगा, कुछ रिगेन करेगा और कुछ बच जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टली इलास्टिक प्लस पार्टली प्लास्टिक। वाई पॉइंट पे लाके अगर वेट को जीरो करते हो तो फाइनली आपका ये स्ट्रेन बच जाता है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेन। तो ओए को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेन या परमानेंट सेट। अब हम बात करते हैं रीजन वाई बी। अब वाई बी रीजन के अंदर क्या होता है, आप और लोड डालते जाओगे तब आपका वायर फ्लूइड की तरह बहने लगता है, मतलब लिटरली तो नहीं बहता है, मतलब ऐसा लगता है कि फ्लो सा करने लग रहा है। तो इस रीजन के अंदर क्या होता है, आपका अप टू बी, समझ लो कि थोड़ा सा लोड डाल रहे हो आपको बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस रीजन के अंदर क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है वो अपनी शेप रीगेन करने की टेंडेंसी तो खो देता है, लेकिन फिर भी अभी टूट नहीं रहा है, अभी भी लगा हुआ है। तो इस रीजन के अंदर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे आप अगर वेट हटाओगे ना तो आपका तार आपका वहीं के वहीं रह जाएगा, अपनी शेप रिगेन नहीं करेगा। इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं कि इस रीजन को क्या बोलते हैं, आपका रीजन है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। तो अप टू बी क्या है कि आपने जितना लोड डालते गए आपका वायर उतना लंबा होता जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, इसलिए हम इस रीजन को बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। तो ये क्या है आपका परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। तो ये हो गया तीनों चीजें, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक रीजन, ये रीजन हो गया आपका परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। अब बी पॉइंट के बाद क्या होता है, आफ्टर पॉइंट बी, अब क्या होता है बी पॉइंट के बाद आपका जो मटेरियल होता है वो कभी भी ब्रेक कर सकता है, वायर बहुत ज्यादा थिन होने लग जाता है और सडनली ब्रेक हो जाता है एट पॉइंट आर। आर को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो स्ट्रेस आता है ये आपका आ गया ओ आर स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं कि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आपका मटेरियल सहन कर सकता है टूटने से पहले। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच ए मटेरियल कैन बियर बिफोर इट ब्रेक्स, ठीक है। और हम बात करते हैं ओबी की। ओबी क्या है, आपका इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। देखो ये आपका क्या है, ई पॉइंट आपका क्या था कि वो मैक्सिमम पॉइंट जिसपे आपका मटेरियल इलास्टिसिटी दिखा रहा था, इसके बाद तो आपका मिक्स आ रहा था, तो परफेक्टली इलास्टिक नेचर आपका ई तक दिखा रहा था, ठीक है। तो इस ई के कोरस्पोंडिंग जो आपका स्ट्रेस आता है ओबी, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हर एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस कर्व के बिहाफ पे हम मटेरियल्स को कितने तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये शायद थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से आपको हो रहा होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसके अंदर क्या है कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बिहाफ पे हम मटेरियल्स को तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने तीन तरह के रीजन पढ़े थे, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक और प्लास्टिक रीजन। तो किसी का पता नहीं कुछ ज्यादा और किसी का कुछ ज्यादा हो, आई मीन किसी का कोई रीजन ज्यादा हो, किसी का कोई रीजन ज्यादा हो। तो हम उन्हीं रीजन के बिहाफ पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो इस कैटेगरी में आपका पहले नंबर पे आता है डक्टाइल मटेरियल्स। आपने शायद पहले भी पढ़ा हो। तो डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिनकी जो प्लास्टिक रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब प्लास्टिक रेंज क्या होती है, प्लास्टिक रेंज के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा है कि प्लास्टिक रेंज के अंदर आपका जो मटेरियल है आप उसको जिस शेप में छोड़ दोगे एज इट इज रहेगा, है ना। आपने उसको इतना स्ट्रेच करके छोड़ दिया, इतना स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो वही रहेगा। अब इसकी वेरी लार्ज होती है प्लास्टिक रेंज, ठीक है। तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स। इनका बेनिफिट क्या होता है, देखो आप किसी चीज को पतला कर करके आपने उसको बहुत लंबा वायर बना दिया, समझ रहे हो। तो उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, देखो आप मोस्टली ज्वेलरीज में काम आता है कि कोई भी डिजाइन कोई बना रहे हो तो उसके अंदर आपका काम आता है। तो वायर्स बनाते हो, ज्वेलरीज के अंदर यूज होता है, वो कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, वो आपके डक्टाइल मटेरियल्स यूज होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आपके क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड सो ऑन। तो ये सारे मटेरियल्स आपके क्या हैं, डक्टाइल मटेरियल्स हैं, जिनको आप पीट के कितने भी लंबे थिन वायर के रूप में
पढ़ा सकते हो, कितने भी नहीं, मतलब एक लिमिट होगी, बट उनका जो प्लास्टिक रीजन होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स। नेक्स्ट हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। इनके अंदर क्या होता है, जो आपका प्लास्टिक रीजन होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है। अब स्मॉल होगा तो क्या होगा, देखो मतलब ये प्लास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है ना इन मटेरियल्स की वो बहुत थोड़ी होती है। तो आपने क्या पढ़ा, इलास्टिक रीजन, तो थोड़ा प्लास्टिक, फिर परफेक्टली प्लास्टिक, और फिर ब्रेक हो जाता है। तो अगर बीच वाला प्लास्टिक रीजन ना हो तो क्या होगा, इलास्टिक रीजन खत्म होते ही वो टूट जाएगा। तो इसके अंदर यही होता है। तो क्या होता है कि दे हैव वेरी स्मॉल टेंडेंसी बिफोर रप्चर, सॉरी लिखा नहीं यहाँ पे, दे हैव वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू डिफॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि ये अपनी शेप को डिफॉर्म नहीं होने देते, और मतलब बहुत कम टेंडेंसी होती है कि अपनी शेप को डिफॉर्म करें, और डिफॉर्म होती है तो वो टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेरेमिक वगैरह, ग्लास वगैरह, इनके कप भी आते हैं, तो आप क्या होता है वो डिफॉर्म नहीं होते, सीधा टूट ही जाते हैं। नहीं तो आप कप को, आपका जो कप आया उसको नया डिजाइन बना दो, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टोमर्स। देखो इलास्टोमर्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, आपने देखो अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो रीजन देखा होगा तो आपने लास्ट वाले रीजन के बारे में बात कर ली, प्लास्टिक रीजन। अब हम बात करते हैं इलास्टिक रीजन के बारे में। अब इलास्टिक रीजन के बिहाफ पे हम एक ही मटेरियल को पढ़ते हैं, वो है इलास्टोमर। अब इलास्टोमर्स के अंदर क्या होता है, ये हुक्स लॉ को ही फॉलो नहीं करते हैं। अब हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब क्या था कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि थोड़े से स्ट्रेस के कोरस्पोंडिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, थोड़ी सी स्ट्रेस के कोरस्पोंडिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी कर्व ऐसे आती है। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा के एक तो ज्यादा एक्सटेंशन लगा सकते हो, और दूसरा क्या है कि these can be pulled to several times of original length and still return to original condition। इस चीज का मतलब क्या है कि पहली बात तो ये कि थोड़े से डिफॉर्मेशन से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है इनके अंदर, और दूसरा ये अपनी लेंथ के काफी गुना तक एक्सटेंड हो सकते हैं। और ये आप कौन सा मटेरियल पढ़ते हो इन पर्टिकुलर, ये आप सिर्फ देखते हो रबड़ के अंदर। तो हम रबड़ को क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। तो इलास्टोमर की दो प्रॉपर्टीज है, पहली आपको ध्यान रखनी है कि ये हुक्स लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं। हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व आएगी इस मटेरियल के लिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एक कर्व होगी ऐसी सी। दूसरी बात, इसको अगर आप पुल करोगे तो ये अपनी लेंथ का भी सेवरल टाइम्स पुल हो जाएगा, लेकिन किस लिमिट के अंदर, अप टू सॉरी विद इन इलास्टिक लिमिट, और वापस से अपनी शेप रिगेन कर लेगा। तो ये था इसके तीनों टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट दो टॉपिक के बारे में, जो है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और इलास्टिक फटीग। देखिए जब भी आप किसी इलास्टिक मटेरियल पर डिफोर्मिंग फोर्स लगाते हो और लगाने के बाद आप उसको हटा देते हो, अब क्या होगा कि वो बॉडी अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करती है। जो जल्दी आएगी उसके लिए हम बोलेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होता है, जो लेट आएगी उसके लिए हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ज्यादा होता है। तो होता क्या है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, तो दिस टेम्परेरी डिले है ना, मतलब आ तो रही है लेकिन कोई जल्दी आ रही है कोई लेट आ रही है, तो उस टेम्परेरी डिले को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। दिस टेम्परेरी डिले इन रीगेनिंग इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जिन मटेरियल्स का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होता है, तो हमने यहाँ पे दो मटेरियल्स लिए, कौन कौन से, क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोर ब्रोंज। तो ये मटेरियल हम कहाँ यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर में। अब देखो इन डेप्थ में बता नहीं रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम कर रहा है, मैं सिर्फ इतना देखो कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर से आप करंट मेजर करते हो, इसके अंदर एक ऐसा सेटअप होता है कि डिफ्लेक्शन से आप करंट मेजर करते हो कि कितना करंट फ्लो हुआ। और वो डिफ्लेक्शन कैसे मेजर होता है, एक कोयल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होती है, और ऊपर वो किससे अटैच होती है, फॉस्फोर ब्रोंज का या क्वार्ट्ज का वायर से अटैच होती है। अब होगा क्या कि जैसे वो डिफ्लेक्ट होगा, अब ऊपर जो वायर होगा वो इसका होगा, अब इसका डिले कम है, इसका डिले कम है, मतलब डिफ्लेक्शन देके और वो जल्दी से वापस आ जाएगी। अगर ये ज्यादा होता तो क्या होता, उसने करंट दिखाया, अब धीरे 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 आ रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसका जो डिले है वो थोड़ा कम है, तो ये जल्दी डिफ्लेक्ट करके जल्दी वापस आ जाती है। इसलिए हम इसको इस गैल्वेनोमीटर के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलास्टिक फटीग। अब इलास्टिक फटीग क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, फटीग का मतलब होता है थकान। इलास्टिक फटीग मतलब इलास्टिक थकान कैसी होती है, इलास्टिक थकान ऐसी होती है, देखो सपोज करो आपके पास दो डिस्क है और दो डिस्क के अंदर एक पतली सी रोड लगी हुई है और ऊपर ऐसे बंधा हुआ है, दो रोड है, दो डिस्क ऐसे अटैच है। अब हो क्या रहा है, आप ए डिस्क के ऊपर
थोड़े थोड़े टाइम बाद फोर्स लगाया, देखो फोर्स लगाया मतलब ऐसे उसको यूं घुमा के और छोड़ देते हो, तो क्या होगा, वो डिस्क वापस आएगी, अब यूं वाइब्रेशन होंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर करो, फिर छोड़ दो, फिर वाइब्रेशन होंगे। वो कह रहा है आप इसको कुछ दिन तक लगातार ऐसे ही करो और बी को ऐसे ही रहने दो, तो होगा क्या, थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि दोनों को जब आप एक पर्टिकुलर एंगल तक लाके जब छोड़ोगे तब आपका बी जल्दी आएगा और ए लेट आएगा। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, देखो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी शेप को मतलब चेंज होने में, जिसकी शेप को चेंज होने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, जो अपनी शेप को चेंज होने पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसका हम क्या बोलते हैं, दैट इज मोर इलास्टिक। इसीलिए हमने बोला था कि स्टील आपका ज्यादा इलास्टिक है। माना कि आपने ये भी पढ़ा है कि कोई बॉडी अपनी शेप रीगेन कर ले, वही इलास्टिसिटी होता है, वही इलास्टिसिटी फिनोमेना होता है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि मोर इलास्टिक कौन सा होगा, जो अपनी शेप को चेंज होने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दैट इज मोर इलास्टिक। इसलिए हमने क्या बोला था, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, बताया था। ऐसे ही अब आपको क्या होगा, हाँ तो अब इसलिए स्टील जल्दी वापस आ जाता था और रबड़ थोड़ा सा बाद में आता था। अब दोनों केस में क्या होगा, आपने दोनों को एक पर्टिकुलर एंगल तक घुमाया और उसको छोड़ा, तो क्या हो रहा है कि ए वाला वायर कम मतलब थोड़े ज्यादा टाइम में आएगा और बी वाला वायर जल्दी से वापस आ जाएगा। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ए आपका ज्यादा इलास्टिक नहीं रहा, मतलब आपका बी इज मोर इलास्टिक। इससे आपको क्या पता चला कि बी इज मोर इलास्टिक देन ए, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर बार बार ऑल्टरनेटिंग फोर्सेस लगाओगे तो आपका उस मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। सो दिस लॉस इन इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक फैटिग, एंड दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग फोर्सेस। ये मैंने एक छोटे से एग्जांपल के बिहाफ पे